श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चलो भाई, अपन वाद मार्ग की बात कर रहे थे। तकरीबन 27 वाद मार्ग जो है 44 में से हम डिस्कस कर चुके। आज अपन जो है कुछ और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आज अपन देख लेते हैं, संभव पढ़ेंगे, अनुयोज्य पढ़ेंगे, अन अनुयोज्य पढ़ेंगे, अनुयोग पढ़ेंगे, प्रति अनुयोग पढ़ेंगे और वाक्य दोष पढ़ लेंगे। ये थोड़े से लेंदी हैं तो इनको हम थोड़ा सा संभल के अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारी गलती होने की संभावना जो है वो कम से कम रहे। ओके। और तकरीबन मतलब ये 30-32 तक, हमारे 30-33 तक आज अपन वाद मार्ग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद रही बची कल बात करेंगे। ठीक, चलो सबसे पहले हम क्या करें भाई, संभव को समझते हैं, है ना। कल हमने अर्थापत्ति तक कर दिया, सॉरी अर्थ प्राप्ति तक कर दिया था। अर्थ प्राप्ति क्या है, वाद मार्ग है, और तंत्र युक्ति क्या है, अर्थापत्ति। और अर्थ प्राप्ति क्या होती थी कि भाई कुछ कह करके अनकही बात को समझ लेना कि भाई अगर कोई ये कहते कि ये संतर्पण साध्य नहीं है तो फिर क्या हो गया, पक्का अवतर्पण साध्य। ये कह दे कि भाई दिन में खाना नहीं खाना है तो पक्का हमने क्या उससे समझ लिया कि भाई रात में खाना खाना है। तो ये सब क्या होता है, ये होता है अर्थ प्राप्ति। चलो अब अपन संभव की बात कर लेते हैं। संभव मीन्स क्या, संभव मीन्स पॉसिबिलिटी, या कह लो कि संभव वो जगह होती है जहां किसी चीज के मिलने की चांसेस होते हैं, है ना। तो हम जो है चरक में पहले एक श्लोक पढ़ते थे, क्या बोलते थे कि षड धातु संयोगात गर्भाणाम संभवस्तथा। यानी कहने का मतलब क्या है, गर्भ में 6 धातुओं का मिलना या छह धातुओं का मिलना संभव होता है। यानी संभव स्थान है, 6 धातुओं का संभव स्थान क्या हो गया, गर्भ। ठीक, तो ये हमने क्या बोला कि भाई अब अगर कोई ये पूछे कि बताओ 6 धातुओं के संयोग से गर्भ संभव होता है, स्टेटमेंट सही है गलत है, सही बात है। ठीक है, लेकिन 6 धातुओं के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति हो रही है या गर्भ संभव हो पा रहा है, गर्भ एग्जिस्टेंस में आ पा रहा है, ये बात कौन सा प्रमाण है, ये क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या, ठीक है, आप्तोपदेश प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है या युक्ति प्रमाण। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना है, प्रत्यक्ष तो है नहीं, ठीक, आप तो पदेश टिक कर सकते हैं या फिर हम अनुमान टिक कर सकते हैं, ये सब गलती नहीं करनी, ये युक्ति क्लिक करनी है। क्यों, क्योंकि युक्ति की डेफिनेशन में हमने साफ साफ पढ़ा था, क्या लिखा था, बहु कारण योगजान, यानी जिस चीज को हम अलग अलग यानी एक से ज्यादा चीजों के थ्रू क्या बोलते हैं प्रूफ करें या समझे तो वो क्या होता है, युक्ति होता है। तो बहु कारण योगजान, तो गर्भ की उत्पत्ति में एक कारण दिख रहा है कि 6 अलग अलग कारण है, ठीक है, पंच महाभूत और आत्मा, ठीक, षड धातु, इस तरीके से हम शारीरिक स्थान में पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, 6 कारण हैं, उनके बाद हम जो है गर्भ को समझ पा रहे हैं। तो 6 धातुओं के संयोग से गर्भ का संयोग होता है, ये क्या है, ये युक्ति है, बिकॉज इसमें 6 कारण अलग अलग इन्वॉल्व हैं गर्भ की उत्पत्ति में। खैर, तो ये हमने समझ लिया संभव। तो संभव क्या हो गया कि गर्भ जो है वो संभव स्थान है किसका, 6 धातुओं के संयोग का। अगर 6 धातुएं संयोग हो गई हैं तो पक्का गर्भ है, ठीक है, और 6 धातुएं संयोग नहीं हो पाई तो गर्भ नहीं हो पाएगा। खैर, अब अगर कोई पूछे कि व्याधियों का संभव स्थान क्या है या फिर व्याधि का संभव स्थान क्या है, तो व्याधि का संभव स्थान होता है अहित। अब अहित कर आहार खाओ, अहित कर विकार खाओ, तो क्या संभव हो सकता है व्याधि की नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो फिर आरोग्य का संभव स्थान क्या है, तो आरोग्य का संभव स्थान हो गया इसका उल्टा, हितकर, यानी हितकर आहार विहार करोगे तो क्या रहेगा, क्या किस चीज की संभवता है, किस चीज की पॉसिबिलिटी है, आरोग्य होने की पॉसिबिलिटी है। और षड धातुओं का संभव स्थान कहाँ हुआ, गर्भ में। ठीक है, तो श्लोक में कैसे लिखता है देखते हैं, यथा षड धातु गर्भस्य व्याधयो अहितम हितम आरोग्य से इति। जिस तरह षड धातु जो है वो गर्भ का, व्याधि अहित का, सॉरी अहित कर आहार व्याधि का, और आरोग्य का जो संभव स्थान होता है हित होता है। ठीक है, यो यथा संभवती स तस्य संभव, जो चीज जहां संभव होती है वो उसका संभव स्थान है। ये बात हमने संभव की कंप्लीट कर ली। चलो फिर अगली पे आ जाते हैं, अनुयोज्य क्या है। तो लिखता है, अनुयोज्यम नाम यत वाक्यम वाक्य दोष युक्तम तत्, यानी अनुयोज्य तब कहा जाता है जब कोई वाक्य जो है वाक्य दोष से युक्त होता है। यत वाक्यम वाक्य दोष युक्तम तत् अनुयोज्य। ठीक, जैसे मैं और आप
विग्रह संभाषा कर रहे हैं, ठीक है, और आप कोई दोषयुक्त वाक्य कह दो, तो आप हारोगे या जीतोगे? आप हारोगे। इट मीन्स अनुयोज्य जो होगा वो आपको हराएगा कि जिताएगा? आपको हराएगा, ठीक है। अब ये अनुयोज्य का एग्जाम्पल क्या हो सकता है समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला ये व्याधि जो है वो संशोधन साध्य है, तो अब ये मेरे दिमाग में क्या हुई, क्या मुझे ये अर्थ प्राप्ति लग रही है क्या? यह व्याधि संशोधन साध्य है। अर्थ व्याप्ति में तो क्या होता था, कुछ कहा लेकिन उससे कुछ और समझ लिया। अब यदि मैंने बोला भी संशोधन साध्य है, तो क्या मैंने स्पेसिफिक बताया कि संशोधन तो कौन सा संशोधन, वमन कर रहा हूं, विरेचन कर रहा हूं, ये बात इस बात से स्पष्ट नहीं होती, ठीक है। तो फिर वो अर्थ प्राप्ति तो नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये वाक्य दोषयुक्त है। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि भैया ये वाक्य में कौन से संशोधन करवाऊं। तो ये कैसा हुआ, ये वाक्य दोषयुक्त वाक्य हुआ। और दोषयुक्त वाक्य को मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा अनुयोज्य, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछ ले संशोधनम साध्यम अयम व्याधि, यह व्याधि संशोधन साध्य है, ये क्या हुआ, ये अनुयोज्य का एग्जाम्पल है, दोषयुक्त वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुयोज्य हो गया। अन अनुयोज्य, अब अनुयोज्य अगर वाक्य दोष है तो अन अनुयोज्य क्या होगा, वाक्य प्रशंसा, ठीक है। तो अनुयोज्य बैड, अन अनुयोज्य गुड। अब बात करते हैं अनुयोग, फिर प्रति अनुयोग पढ़ेंगे। तो देखो अनुयोग मतलब क्या है, मैं और आप संभाषा कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला कि पुरुष नित्य है, तो आपने मुझसे इसका हेतु पूछा कि भाई बताओ, चलो तुम्हारी बात को तुम अपनी प्रतिज्ञा कह रहे हो, इस प्रतिज्ञा की स्थापना तो करनी पड़ेगी, और प्रतिज्ञा की स्थापना कैसे करूंगा, हेतु दृष्टांत उपनयन निगमन से। तो आप मेरे से क्या पूछोगे सबसे पहले कि को हेतु, हेतु क्या है भाई, आप पुरुष को नित्य कह रहे हो तो ये हमारा राइट है पूछना सामने वाले से। तो मेरे साध्य वचन में, और साध्य वचन क्या है, साध्य वचनम नाम प्रतिज्ञा, मेरे साध्य वचन में आपके द्वारा मुझसे हेतु का पूछा जाना क्या कहलाएगा, अनुयोग, ठीक है। तो यथा नित्य पुरुषः इति प्रतिज्ञाते यत् परः को हेतु इति आह स अनुयोग, ठीक है। यानी कि जैसे कहा गया कि नित्य पुरुष होता है, तो उसके ज्ञान के लिए जब कोई पर व्यक्ति पूछता है क्या, को हेतु इति आहु, यानी कहा जाना, पर व्यक्ति के द्वारा को हेतु का पूछा जाना क्या कहलाता है, अनुयोग कहलाता है, ठीक है। अनुयोज्य वाक्य दोष, किसी वाक्य में दुष्टि होना, यह व्याधि संशोधन साध्य है, लेकिन बताया नहीं स्पेसिफिक कौन सा है। और अनुयोग मीन्स पर के द्वारा को हेतु का पूछा जाना। तो नित्य पुरुष मेरी प्रतिज्ञा थी और आप मेरे पर थे, तो आपने मुझसे को हेतु का पूछ लिया, तो ये हो गया मेरा अनुयोग, ठीक है। जब मुझसे अनुयोग पूछा गया तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा में क्या हेतु दिया था, याद करो कि भाई मैंने बोला पुरुष नित्य है, क्यों, क्योंकि अकृतकत्वात्, नॉट आकाश, क्योंकि आकाश तो एग्जाम्पल था, उदाहरण था, है ना। तो क्यों, तो भाई अगर मैंने बोला कि अकृतकत्वात्, यानी जिस तरह भाई कोई भी चीज, जिस तरह नहीं, उदाहरण में अकृतकत्वात्, पुरुष नित्य है, क्यों, क्योंकि पुरुष को बनाने वाला कोई नहीं है, अकृतकत्वात् पुरुष नित्य है बिकॉज वो किसी से पैदा होता नहीं है। तो मैंने हेतु का पूछा जाना इज रिलेटेड टू अनुयोग। मैंने हेतु बता भी दिया, लेकिन आप मेरे हेतु का भी हेतु पूछ रहे हो। जैसे मैंने बोला कि भाई अकृतकत्वात्, अकृत तो फिर अकृत कौन है, ठीक है, ऐसे आपने हेतु पूछ लिया कि वो अकृत क्यों है, ऐसे करके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रति अनुयोग। नेक्स्ट वादमार्ग, ठीक है। तो प्रति अनुयोगो नाम अनुयोज्यस्य अनुयोग, आपने अनुयोग का भी अनुयोग पूछ लिया, यानी आपने पुनः हेतु को पूछ लिया, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया प्रति अनुयोग। तो पूछ ले को हेतु इति अनुयोग, पुनः को हेतु इति प्रति अनुयोग, ठीक है, ये याद रखना है। को हेतु अनुयोग गुड बात, लेकिन ध्यान रखना प्रति अनुयोग, बार बार हेतु का हेतु पूछते जाओगे, ठीक है। तुम्हारे बाप का नाम क्या है, बाप के बाप का नाम क्या है, बाप के बाप का नाम क्या है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो बार बार पुनः अगर आप किसी चीज का हेतु बार बार पूछते जा रहे हो, तो वो जो है संभाषा में ये कंसिडर किया जाता है कि वो आपका क्या है, वो आपका डीमेरिट है, वो बैड है, ठीक है। वो हेतु पूछा जाना यानी अनुयोग पूछा जाना इज गुड बात, ठीक है। प्रति अनुयोग बार प्रति पूछा जाना दैट इज बैड, ठीक। तो इससे आपको बचना है। अब आ जाते हैं लास्ट हमारे आज के टॉपिक पे, दैट इज वाक्य दोष। तो वाक्य दोष कितने प्रकार का होता है भाई, हमने पहले बात करी थी जब चैप्टर की शुरुआत करी थी, तो वाक्य दोष 5 प्रकार का है।
आपने आपने वाक्य कम बोला, शॉर्ट में बोल दिया, अधिक बोल दिया, अन अन अनर्थक बोल दिया जिसका अर्थ का कोई मतलब नहीं है, अपार्थक बोल दिया जिस बात का मतलब तो है लेकिन वो कम मतलब है, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और विरुद्ध मतलब आपकी प्रतिज्ञा के आप अपोजिट बोल गए, तो ये सब क्या हो गया। तो 5 प्रकार के वाक्य दोष हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो वाक्य आपका जो है वो अगर दोष युक्त है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते थे, अनुयोज्य, ठीक है। और उस वाक्य दोष में भी 5 अलग अलग टाइप हो सकते हैं। पहले देखो न्यून वाले में क्या कह रहे हैं, या तो आपने कम कहा हो, इट मीन्स आपको किसी वाक्य को पंच अव्यय वाक्य से सिद्ध करना था, हेतु उदाहरण उपनय निगमन से। वास्तव में परफेक्ट वाक्य वही होता है जब आप किसी विग्रहसम भाषा में बात कर रहे होते हो, ठीक है। यही आपकी वो है कि यही आपकी प्रतिज्ञा को सही से इतना सा बोल दो और कहानी खत्म, ठीक है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। पर आपने अगर पंचअव्यय वाक्य से सिद्ध करना था, लेकिन आपने क्या बोला, खाली प्रतिज्ञा और हेतु बोल दी और अपना हाथ झाड़ के चले गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बात किसी को समझ में नहीं आई, तो आप संभाषा में जीतोगे कैसे, ठीक है। तो कम हेतु का दिया जाना, या तो मान लो कम हेतु दिया या आपने सिर्फ हेतु दिया, तो क्या हुआ भाई, ये क्या हो गया, ये हो गया न्यून, ठीक। फिर आपने बोल दिया अधिक, आपने ज्यादा बोल दिया, जरूरत से ज्यादा। अनर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं था, आपने वो बात बोल दी। अनर्थक मीन्स अर्थ मतलब होना, और अनर्थक मतलब बिल्कुल कोई सेंस ना होना। क्यों, क्योंकि अपअर्थक मतलब क्या होता है, अपअर्थक मतलब होता है कुछ कम, यानी अर्थ तो निकल रहा है आपकी बातों का, लेकिन लेकिन पूरे सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, ऐसे फॉर एग्जाम्पल में समझो, अनर्थक और अपर्थक को समझो। ऐसे अगर ये बोले कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि च ट प ट च ट म ट, जैसे हम बोलते हैं ना बीच बीच में ये सब क्या है, ये सब क्या है, अनर्थक शब्द है, इनका कोई मतलब नहीं है आपके वाक्य में अंदर आने का। इससे ये दिखता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट, ओके। और अपर्थक मतलब, जैसे मैंने बोला सूर्य, वायु, कूलर, खिड़की, पंखा, ठीक, पेन, ये सब क्या है। अब ये इंडिविजुअल वर्ड्स का तो मतलब है, लेकिन अगर मैं इनको एक सेंटेंस में रख दे रहा हूँ, ठीक है, और रैंडमली बस ऐसे स्पिट कर रहा हूँ वर्ड्स को, तो ये क्या है, ये अपअर्थक है। वर्ड्स का मीनिंग है लेकिन सेंटेंस का कोई अर्थ निकल रहा नहीं है। अब विरुद्ध देख लेते हैं। विरुद्ध मतलब उल्टी बात बोल दी आपने। जैसे आपने कहा कि बर्फ भारी है क्योंकि पानी में डूब जाती है। अब ये बात सच है कि गलत है, एकदम गलत है। क्यों, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष देखा है भाई, बर्फ जो है वो पानी पे डूबती है कि तैरती है, भाई वो तैरती है। तो ये क्या है, ये वास्तव में आपने जो है किसी कोई ऐसी बात बोल दो जो भाई सबको पता है कि जो आप बोल रहे हो वो गलत ही बोल रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये विरुद्ध बात हो गई। अब इस विरुद्ध के हमने 3 प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से, दृष्टांत विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध और समय विरुद्ध। और इनमें जो है अपन ने अधिक का भी जो है टाइप पढ़े थे। कौन कौन से, कि भाई अधिक माने या तो आप किसी शास्त्र की बात, मतलब किसी और शास्त्र की बात कर रहे हो, ठीक है, या बात किसी और शास्त्र की चल रही है और आप वहां पर जरूरत से ज्यादा किसी और शास्त्र के कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो, तो वो भी हो गया क्या, अधिक वाक्य, ठीक है। ये भी वाक्य दोष में काउंट किया जाता है। नॉन कंटेक्चुअल बात कर रहे हो, मतलब बात चल रही है गुण की, आप बात कर रहे हो वीर की, बात चल रही है आपकी वीर की, आप बात कर रहे हो क्या बोलते हैं सामान्य विशेष संबंध, तो नॉन कंटेक्चुअल बात नहीं करनी है, कॉन्टेक्चुअल बोलना है, ठीक है। बट अगर बार बार किसी चीज को रिपीट कर रहे हो तो वो भी एक अधिक वाक्य में दिखाया जाएगा। अब बार बार आप रिपीट क्या कर रहे हो, एक वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हो या एक ही सेंस को बार बार रिपीट कर रहे हो, ये तक नोटिस किया जाता है, ठीक है। तो शब्द पुनरुक्त अधिकता आ रही है आपके बातों में या अर्थ पुनरुक्त अधिकता आ रही है, ओके, ये भी जो है दिखता है। चलो खैर, तो हमने पढ़ा कि ये सब हमने वाक्य दोष में पढ़ा। अब क्या कर रहे हैं कि हम जो है इनके श्लोक देख लेते हैं एक बार, हमने कंसेप्चुअली तो समझ में आ गया। तो 5 प्रकार के जो वाक्य दोष पढ़े उसके लिए देखो श्लोक क्या कहता है। सबसे पहला न्यून, तो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमना नाम अन्यतमेन अपि न्यूनम न्यूनम भवति, यानी न्यून मतलब कम रह गया, ठीक है। तो ये प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन में से कोई चीज की कमी हो गई हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम कहते हैं क्या बोल, न्यून वाक्य कह देते हैं। इन 5 में से कोई चीज यदि छूट जाए तो, ठीक। या फिर बोल रहे हैं क्या, यत वा मतलब या, यत बहु उपदिष्टम हेतुकम अनेकेन हेतुना साध्यते
तच्च न्यूनम, यानी जिस बात पर बहुत हेतुओं से सिद्ध करना चाहिए था, यत बहु उपदिष्टम हेतुकम, ठीक है, बट वहां आपने एक ही हेतु से सिद्ध किया, तो वो भी क्या कहलाया जाएगा कि भाई नहीं, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। आप अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो क्या बोलते हैं एविडेंसेस दे रहे हो, वो एविडेंस उतने संतुष्टदायक नहीं है। तो यत वा बहु उपदिष्ट हेतुकम एकेन हेतुना साध्यते, एक ही हेतु से साधित कर रहे हो आप, जिसको बहु हेतु से साधित करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल षड धातु के संयोग से गर्भ होता है, आप उनमें से किसी एक का एग्जाम्पल दो तो फिर गड़बड़ है। अब अधिक में बोलते हैं क्या, न्यून विपरीतकम अधिक, जो न्यून से विपरीत है वो अधिक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात आयुर्वेद के अकॉर्डिंग थी और आप उससे रिलेटेड दूसरे किसी बुक के भी रेफरेंस बोलने लगे, ठीक है। बहु बाह्य जो भी कुछ जो आपको ठीक लग रहा है, जो आपको बाहर का जो दिमाग में आ रहा है वो आप बोलते जा रहे हो, ठीक है। तो श्लोक क्या कहता है देखो, यत वा आयुर्वेद भाव्यमाणे बहिर्पत्यर औषण समन्यत्वा यत किंचित अप्रतिसंबद्ध अर्थम उच्यते, या तो संबंध की बातें तो बोली, बट उनका बार बार रिपीट करना भी वाक्य दोष होता है या अधिक वाक्य दोष होता है। अब बार बार रिपीट में क्या बोल रहा है देखो, यत संबद्ध अर्थम अपि द्वि अभिधीयते तत् पुनः उक्त दोषत्वात् च अधिकम, कह रहा है कि आप संबंध कारक तो बोल रहे हो, लेकिन आप दो तरह से उसको जो है ज्यादा तरीके से दोष युक्त करके बोल रहे हो। कैसे, तच्च पुनः उक्तम द्विविधम अर्थ पुनरुक्त शब्द पुनरुक्त इति, तो पुनः उक्त दोष भी वाक्य दोष में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी पुनरुक्त दोष के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, भेषजम औषधम साधनम इति। अब एक बात देखो, तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, सेम है, ठीक है। भेषज का मतलब भी मेडिसिन, औषध का मतलब भी मेडिसिन, साधन का मतलब भी मेडिसिन। तो इधर क्या हो रहा है, आप एक ही अर्थ को रिपीट कर रहे हो, शब्द तो रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन सबका अर्थ तो एक ही है, ठीक है। तो आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हो इस तरीके से कि आप जो है एक ही वर्ड के लिए अलग अलग वर्ड यूज कर ले रहे हो, ठीक है, लेकिन उनका सेंस तो सेम ही है। तो भेषजम औषधम साधनम इति, ये अर्थ पुनरुक्त है या शब्द पुनरुक्त है, अर्थ पुनरुक्त है, क्योंकि सबका अर्थ सेम है। और अगर मैं बार बार एक ही स्टेटमेंट में बोलता जाऊं भेषजम 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 इति, ठीक है, तो वो सब क्या हो गए, वो सब शब्द पुनरुक्त हो गए। इसलिए प्रोनाउन का यूज करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक ही शब्द का बार बार रिपीट होना शब्द पुनरुक्त। ओके, अब बात करते हैं, हमने न्यून की बात कर ली, अधिक की बात कर ली, अनर्थक की बात कर लेते हैं। अनर्थक में क्या बोल रहा है, अनर्थक नाम यत वचनम अक्षर ग्राम मानवेन स्यात्, कह रहे हैं कि आपकी बात का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, अनर्थक। तो ये क्या हो रहा है कि आपका जो वचन है उसमें अक्षरों का ग्राम है, यानी अक्षर कई सारे क ख प आ उ आ, ये सब जो है इनका ग्राम, इनका कलेक्शन है। तो इस सब का कोई सेंस थोड़ी होता है। तो जब आप कोई विग्रह संभाषा करो तो ऐसी आवाजें निकालने का मतलब नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं हो। उससे आप क्या करोगे, आप लेस कॉन्फिडेंट दिखोगे और आप जो है वो हारने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो ये सब बस लेटर्स का समूह होता है, ठीक है, बट उनका कोई मीनिंग होता नहीं है। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, अनर्थक वाक्य दोष। चलिए अगला बात करते हैं, अनर्थक हो गया अपर्थक। अप मीन्स कम और अर्थ मीन्स मीनिंग। तो अर्थवत शब्द तो है, लेकिन उस शब्द को जब एक साथ रखते हैं तो उस सेंटेंस का कोई सेंस बन रहा नहीं है। तो क्या लिखता है देखो, यथा चक्र तक्र नक्र वंश वज्र, इन वर्ड्स का तो कोई मीनिंग है, चक्र का भी मीनिंग है, तक्र का भी मीनिंग है, नक्र का भी मीनिंग है, वंश का भी मीनिंग है, वज्र का भी, बट ओवरऑल सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, मीनिंग है भी और नहीं भी है। तो इसे क्या बोला है, अपअर्थ, विरुद्ध। है भी मतलब वर्ड्स का मीनिंग है और सेंटेंस का मीनिंग नहीं है, तो क्या हो गया, अपअर्थ। अब बात करते हैं लास्ट वाक्य दोष की, दैट इज विरुद्ध। विरुद्ध को क्या बोलता है कि भाई विरुद्ध जो है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, ये रटना है, दृष्टांत विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध, समय विरुद्ध। अब हमने दृष्टांत विरुद्ध का एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हालांकि हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे अग्नि उष्ण होती। अब अगर कोई बोल दे कि अग्नि शीतल होती है अपने किसी वाक्य में, तो ये सर्वव्यापी है, सबको पता है कि ये बात क्या है, ये दृष्टांत विरुद्ध है। ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि अग्नि तो गर्म ही होती है, आप उसे शीतल कैसे बोल दे रहे हो। तो ये क्या हो गया, दृष्टांत विरुद्ध। फिर सिद्धांत विरुद्ध। सिद्धांत विरुद्ध मतलब भाई जो भी हमने सिद्धांत पढ़े थे, कौन कौन सिद्धांत पढ़े थे, सर्वतंत्र सिद्धांत पढ़ा था, प्रतितंत्र सिद्धांत पढ़ा था, अभ्युपगम सिद्धांत पढ़ा था और अधिकरण सिद्धांत पढ़ा था।
इन चारों से जो आप उल्टी बात बोल दो तो वो क्या हो गया, सिद्धांत विरुद्ध हो गया। अब लास्ट में बोल रहे समय विरुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय विरुद्ध के हमने 3 प्रकार पढ़े थे, पहले डिस्कस किए थे, आयुर्वेद समय, याज्ञिक समय और मोक्ष शास्त्रिक समय। तो आयुर्वेदिक समय में क्या कह रहे भाई कि ये बात किस समय की है। जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ आपसे, आपको ऑप्शन देता हूँ तो कहता हूँ कि भाई ये बात किस समय की है बताओ, ठीक, कि 4 पाद मिलकर चिकित्सा करते हैं, चतुष्पादम भेषजम इति। 4 पाद हम सबको पता है, डॉक्टर है, नर्स है, आपकी मेडिसिन है और पेशेंट है। तो ये कौन सा समय लग रहा है आपको सुनने से, आयुर्वेदिक समय की बात कर रहे हैं, याज्ञिक समय की बात कर रहे हैं या मोक्ष शास्त्र समय की बात कर रहे हैं। सीधी सी कहानी है, क्लियर समझ में आ रहा है, चतुष्पादम भेषजम इति, आयुर्वेदिक समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि जो यजमान है वो यज्ञ में पशु की बलि दे रहा है, तो क्या लग रहा है, ये याज्ञिक समय लग रहा है कि मोक्ष शास्त्रिक लग रहा है। याज्ञिक समय लग रहा है, पूछ, क्योंकि यज्ञ किस कौन करवाता है, यजमान करवाता है, ठीक है। तो लिखता है यजमान ही प्रशव इति, तो यजमान जो है बलि दे रहा है पशु की, ठीक। तो ये कौन सा समय हो गया, याज्ञिक समय हो गया। अब लास्ट बचा कौन, मोक्ष शास्त्रिक समय। और मोक्ष शास्त्रिक समय मतलब ऐसे मान लो, ऐसे बोलूं मैं, सर्वभूतेषु अहिंसा इति, ठीक है भाई। अगर मैं ये बोल रहा हूँ अहिंसा से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सर्वभूतेषु अहिंसा ये करनी चाहिए, क्या मिलेगा इससे, आपको यज्ञ मिलेगा, आयुर्वेद मिलेगा या मोक्ष मिलेगा। सभी भूतों पे अहिंसा करके आपको मोक्ष शास्त्रिक समय की बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं मोक्ष शास्त्रिक समय की किसी बात को किसी दूसरे समय की बात बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, समय विरुद्ध हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि चतुष्पाद भेषजम इति, ये जो है आयुर्वेदिक समय ना होकर के याज्ञिक समय की बात है या मोक्ष शास्त्र समय की बात है, या ये मैं बोल दूं सर्वभूतेषु अहिंसा जो है वो आयुर्वेदिक समय की बात है या याज्ञिक समय की बात है, तो सब गलत हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं समय विरुद्ध। तो कुल मिला के कहानी क्या आ जाती है, वाक्य दोष हमने पढ़े 5, न्यून पढ़ा, अधिक पढ़ा, अनर्थक पढ़ा, अपर्थक पढ़ा और क्या बोलते हैं विरुद्ध पढ़ा। उसमें भी विरुद्ध के हमने 3 प्रकार पढ़े, सिद्धांत विरुद्ध, दृष्टांत विरुद्ध और समय विरुद्ध। समय विरुद्ध के अंदर भी हमने 3 प्रकार पढ़े, आयुर्वेदिक समय, मोक्ष शास्त्रिक समय और याज्ञिक समय। यहां तक हमारी बात हो गई खत्म। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै।